सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से प्रथम जो पाठ है ध्वनि, उसका यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए ध्वनि जो कविता है उसका हम अध्ययन करते हैं। कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, हा द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। मित्रों, आइए इस कविता का अर्थ, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर जो मृदुल शब्द आया है, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात होता है पत्ता, गात होता है शरीर, बॉडी, निद्रित निद्रित होता है सोया हुआ नींद में, प्रत्यूष होता है प्रातःकाल, तंद्रालस होता है नींद से अलसाया हुआ, तंद्रालस बोला जाता है। तंद्रा आलस, तंद्र आलस यानी कि नींद से जो आलस होता है। लालसा, कुछ पाने की चाह, इच्छा, अभिलाषा को लालसा बोला जाता है। आइए मित्रों, देखते हैं कविता का अर्थ। कवि कहता है यहाँ पर, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ध्वनि कविता का भावार्थ आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये अर्थ आपके सम्मुख है कि ध्वनि कविता में क्या है। ध्वनि कविता में कवि कहता है कि प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने से, जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु के आने से अभी प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका अभी अंत नहीं होगा। प्रकृति यहाँ पर कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल वसंत ऋतु का अभी अभी तो आगमन हुआ है। वसंत के आने से चारों तरफ वन उपवन में सुंदरता ही सुंदरता फैल गई है। सुंदरता ही अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो वसंत के आने से चारों तरफ वन उपवन में सुंदरता फैल गई है, तो अभी वसंत ऋतु का अंत नहीं होगा। और वसंत के आने से क्या हुआ? वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते निकलने लगे हैं। पेड़ पौधों के हरे भरे हो जाने से इन पर कोमल कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं। जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते थे, आलस्य से भरे हुए से लगते थे, अब प्रकृति स्वयं वसंत के आने पर किसी सपने की भांति अपने हाथों से सोई हुई कलियों को स्पर्श करेंगी और प्रकृति के स्पर्श पाते ही ये सोई हुई कलियां जाग उठेंगी। मनोहारी सवेरा ही की भांति यह समय उनके जीवन में प्रकट होगा। ये कविता का अर्थ आप समझ गए होंगे कि बसंत के आने पर डालियां हैं, कलियां हैं, ये डालियों पे जो कलियां हैं उनके जो कोमल कोमल गात हैं, उनका शरीर जो है छोटे छोटे कोमल कोमल हैं, तो वो जब प्रकृति उन पर अपना मृदुल स्पर्श करेगी तो वो क्या हो जाएंगी? ऐसे जाग उठेंगी जैसे स्वप्न से कोई व्यक्ति जाग उठता है। वैसे ही मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर
वो अपने सपने को जैसे सपने से कोई जागता है, इस प्रकार से वो जाग उठेंगी। तो इसका अर्थ आपने यहाँ पे देखा। आगे की पंक्तियाँ हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता क्या है इन पंक्तियों में? यहाँ पर ध्वनि जो कविता है इसमें प्रकृति कहती है। प्रकृति क्या कह रही है कि मैं वन उपवन से नींद में अलसाई रहने की इच्छा को खींच लूंगी। जो वन उपवन में नींद में अलसाई रहने की जो इच्छा है उसको मैं खत्म कर दूंगी, अर्थात उनमें नवीन विचारों का संचार कर दूंगी। जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ, उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत की धारा उत्पन्न कर दूंगी। प्रकृति कहती है कि मैं उन सभी को, अर्थात फूलों को, वन उपवन को अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगी। प्रकृति सदैव सुंदर और मनोहारी होती है, उसकी सुंदरता का कभी भी अंत नहीं हो सकता। प्रकृति कहती है कि वसंत के माध्यम से मेरा सौंदर्य अभी अभी तो शुरू हुआ है, तो मेरा अभी अंत नहीं होगा। मित्रों, आइए आगे कविता पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लेते हैं। प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा? तो मित्रों, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अभी नया जोश और उमंग भरी हुई है। अभी उसे बहुत से कार्य करने हैं। वह पीढ़ी को आलसपन से उभारना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। जब तक कि वह अपने जो कार्य हैं, कार्यों को, पूरे जो कार्य हैं उनको समाप्त ना कर ले, तब तक उसके जीवन का अंत नहीं होगा। प्रश्न है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो कौन कौन सा प्रयास करता है? तो दिया है उत्तर, देखिए। फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कहता है कि वह फूलों को कलियों से निकालकर उन्हें एक खिला हुआ फूल बना देगा। कवि कहना चाहता है यहाँ कि अभी बसंत का मौसम अभी अभी आया है और वह कलियों को हाथों से स्पर्श कर उन्हें एक खिला हुआ फूल बना देगा, तथा वह फूलों के आँखों से आलसपन को हटाकर उन्हें चुस्त और फुर्तीला बना देगा। मित्रों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और उनके आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? मित्रों, कवि पुष्पों की तंद्रा और उनके आलस्यों को दूर हटाने के लिए पुष्पों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनके अंदर जोश और उमंग भरना चाहता है, उन्हें चुस्त फुर्तीला और जोशदार बनाना चाहता है। तो समझ में आ गया होगा। कवि और ये कहना चाहता है कि वह नींद में पड़े सभी लोगों को प्रेरित करके उन्हें उत्तेजित करेगा, उनके आलसपन को दूर करेगा और साथ ही उनमें नए उत्साह का संचार भर देगा। मित्रों, कविता से आगे हम प्रश्न हैं कुछ उनको बात कर लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा करनी है। तो चर्चा कैसे कर सकते हैं हम? इसका उत्तर यहाँ पर चर्चा के बाद लिख लेते हैं, देख लेते हैं। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है, इसलिए उसको ऋतुराज कहा जाता है। यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है, यह मौसम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। इस मौसम में सर्दी भी कम हो जाती है, सभी जगह हरियाली ही हरियाली होती है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ छोटे छोटे बौरों से लग जाते हैं। बौर जो होता है, आम का जो फूल होता है जिसमें आम लगते हैं बाद में, उसी को बौर बोला जाता है। तो आम के पेड़ छोटे छोटे बौरों से लद जाते हैं। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल ही फूल दिखाई देते हैं। ये सब
सब वसंत ऋतु में होता है, इसलिए उसे ऋतुओं का राजा वसंत कहते हैं। खेतों में पीले सरसों के फूल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सोने की लहर लहर आ रही हो। सभी जगह कुहू कुहू की आवाज़ गूंजती है, जो कोयल बोलते हैं, कुहू 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 कुहू। ऐसे स्वर को सुनकर सभी मंत्रमोह हो जाते हैं, सभी को मन खुश हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपने प्रकोप को छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होता है। जो हमारे पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो भी है, तो ये जो पांच तत्व हैं, ये अपने प्रकोप रूप को छोड़ करके सुहावने रूप में आ जाते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं यहाँ देखिए, जल वायु धरती आकाश और अग्नि। ये पांच तत्व बिल्कुल शांत अवस्था में होते हैं, सुहावने रूप में होते हैं। अब बरसात में देखो बादल कितने घनघोर हो जाते हैं, बारिश कितनी भयंकर हो जाती है, जल वर्षा, जल प्रकोप रूप धारण कर लेता है, आकाश प्रकोप रूप धारण कर लेता है। लेकिन धरती पे भी चारों ओर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो ऋतुराज है, ऋतुराज वसंत में क्या होता है, ये सब सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। इस ऋतु में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि, ये त्यौहार इसमें मनाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों उसको ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो कौन कौन से अभी मैंने त्यौहार बता दिए कि बसंत ऋतु आने पर त्यौहार इस प्रकार होते हैं। बसंत पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि और होली, ये त्यौहार इसमें ऋतुराज वसंत ऋतु में आते हैं। अब वसंत ऋतु में आने वाले जो त्यौहार है, उसमें होली बहुत प्रमुख है। पूरे देश में होली मनाई जाती है। तो होली का त्यौहार, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानेंगे। मित्रों, होली का जो त्यौहार है, फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। यह बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, ये सबको मालूम है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और फिर उनको रंगों से सराबोर करते हैं। एक दूसरे से प्रेम से रंग लगाकर होली खेलते हैं और बहुत सारे पकवान भी इस त्यौहार में बनाए जाते हैं, जिसे बच्चे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और स्वाद ले लेकर खाते हैं। शीत ऋतु को विदा करते हुए ग्रीष्म ऋतु के आने का जो आगमन है, वो इस होली पर जो है मनाया जाता है, होली के त्यौहार पे। संस्कृत में इस त्यौहार को मदनोत्सव, मदन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने छोटे बच्चों के लिए पिचकारी भी खरीदते हैं, जिसमें रंग भर के बच्चे एक दूसरे पर उड़ेलते हैं, फेंकते हैं। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ खुद ही उस अग्नि में जल गई थी। इसी घटना को याद करते हुए होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है, मतलब होली का त्यौहार होता है, होली खेली जाती है। इस त्यौहार को सभी मनाते हैं, जैसे छोटे बड़े अमीर गरीब सब इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन सभी अपने भेदभाव को मिटाकर होली का आनंद लेते हैं। सभी एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों तरफ आनंद, मस्ती और जोश होता है। सभी लोग ढोलक पर नाचते हैं, थिरकते हैं और कूदते हैं। इस दिन जो है शत्रु भी, दुश्मन भी जो है, अपनी दुश्मनी भुलाकर उसके साथ भी होली खेलकर उसे गले लगाया जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी बुरे लोग होते हैं जो इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। तो हम सभी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम सभी का मित्रों कर्तव्य है कि होली का त्यौहार उसके आदर्श तथा कर्तव्य के साथ मनाना चाहिए। सभी प्रकार के बैर भाव घृणा को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर प्रेम प्रकट करना चाहिए, प्रेम की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस त्यौहार को बच्चे गुब्बारे में रंग भर के
गुब्बारों के साथ भी मनाते हैं। गुब्बारे में पानी भरना और दूसरों पर मारना उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। मित्रों अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है मित्रों हमारा कि ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों पर से कर सकते हैं? मित्रों उत्तर देख लेंगे कि ऋतु जो परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, घरों में बंद। दोपहर में लोग घर से कम ही निकलते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। जिस प्रकार हम ठंड में ठंडी चीज़ों से बचते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्मी में हम गर्म चीज़ों से बचते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलाप में बदलाव आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अब अगला अनुमान और कल्पना के आधार पर एक प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि किस ऋतु का वर्णन इनमें है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो मित्रों इस कविता में जैसे कि होली का त्यौहार, होली जिसमें बता दिया, अभी हमने बताया होली कब मनाई जाती है, तो बसंत ऋतु का वर्णन है। इस कविता में जब आम के बोर आ गए हैं और होली का त्यौहार भी है तो बसंत ऋतु का आगमन किया गया है। यहाँ पर आम के बोर, होली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता है। मित्रों प्रश्न है कि स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो आप भी क्या कुछ करने चाहेंगे फूलों पौधों के लिए? तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम फूलों पौधों के लिए निम्नलिखित चीजें कर सकते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, ये हम करेंगे, हम लगाएंगे। समय समय पर उन्हें खाद पानी भी देंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे, ये हम कर सकते हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले जानवर या अन्य चीज़ों से हम बचाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों में से संबंध जुड़ सकता है। जैसे कि नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, इस तरह से और क्या हो सकता है। देखिए इसमें और क्या क्या हो सकता है, ये यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। माली नंबर 1 पे बात करते हैं। माली उपवन में उलझी लताओं को सही जगह पर फैला रहा है अपने हाथों से, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है? छोटा बच्चा उपवन में उड़ती रंग बिरंगी चिड़िया को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। और मैं फूलों पर पड़ी ओस की बूंदों को निहार कर मुग्ध हो रहा हूं, ये भी हो सकता है। पार्क में बच्चों को घास नष्ट करने तथा फूलों को तोड़ने से मना कर रहे हैं और साथ ही गिरे हुए पौधों को सहारा देकर उन्हें खड़ा कर रहे हैं, तो ये कुछ हो सकता है। मित्रों इस प्रकार हमने जो ये कक्षा 8 की ध्वनि जो कविता है उसका यहाँ पर अपने इस वीडियो में अध्ययन किया और कविता पर आधारित प्रश्नोत्तरों का भी यहाँ पर अध्ययन किया। मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।